हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम। इस क्लास में हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बायोट-सैवर्ट लॉ डिस्कस किया था और उसका एप्लीकेशन देखा था कि एक स्ट्रेट वायर के वजह से अगर किसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो हमने सीखा था। आज इसके न्यूमेरिकल हम करेंगे, बट इससे पहले इसका न्यूमेरिकल हम करें, हम सबसे पहले जानिए कि हम राइट हैंड थंब रूल से भी किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, तो मान लेते हैं कोई करंट कैरिंग वायर है, इस तरीके से एक स्ट्रेट वायर है, एक करंट कैरिंग वायर है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, यदि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो आप अपने राइट हैंड के को इस तरह रखेंगे। देखिए ये जो है आपका अंगूठा और ये चार उंगली 90 डिग्री बनानी चाहिए। तो राइट हैंड को के जो थंब है उसको आपको करंट के डायरेक्शन में रखना। तो ये करंट कैरिंग वायर, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को आप रखेंगे और फिर अपने हाथ को ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे तो एक सर्कल बनता हुआ आपको दिखेगा। तो इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ भी एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और वो सर्कल का डायरेक्शन क्या होगा आपको इस राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा। आप अपने थंब को ऐसे रखिए, फिर हाथ से फोल्ड करेंगे तो आपको इसके चारों तरफ एक ऐसा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता हुआ नजर आएगा, जो कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, यदि ये करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाए, मान लेते हैं कि अब करंट जो है नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो आप अपने राइट हैंड थंब को नीचे की तरफ करेंगे और फिर ऐसे हाथ को फोल्ड करेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा एक सर्कल जो हाथ से बना है वो उल्टी डायरेक्शन में इस बार बना है और इस बार जो है इसके चारों ओर जो है वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आपको दिखेगी और इस बार डायरेक्शन अलग हो जाएगा, यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप फ्लेमिंग नहीं, ये राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल का एप्लीकेशन करके आप किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, किस साइड आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल आपको बना के दिखा दिया, इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। लेकिन जब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो हम इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं एक नया फिगर इसके लिए बना के आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम दो केस में समझेंगे। यहाँ पे जो है करंट कैरिंग वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे करंट नीचे की तरफ जा रहा है। तो यदि हम यहाँ राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगी और सर्कल बनाते हुए यहाँ पे एंटर होके फिर अंदर से दूसरी तरफ से निकलेंगी, ये परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड जाएंगी, फिर यहाँ से ऐसे निकलेंगी। तो इस तरीके से एक सर्कल आपको बनता हुआ दिखेगा। तो जिस पॉइंट से निकल रहा है और जिस पॉइंट पे एंटर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एंटर हो रही है बोर्ड के अंदर और यहाँ से निकल रही है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर जा रही है तो उसको हम एक्स या क्रॉस साइन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस यहाँ पे अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है, तो जो बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको एक सर्कल और एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं बाहर और सर्कल बनाते हुए यहाँ पे अंदर जा रही हैं। अब यही चीज़ यहाँ पे उल्टा हो जाता है, जब करंट नीचे की तरफ जा रही है, आप थंब को नीचे की तरफ करेंगे, फिर ऐसे मोड़ेंगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी और यहाँ से बाहर निकलेगी। तो आप यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस बनाएंगे और इस तरफ राइट हैंड साइड यहाँ पे आप सर्कल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, यदि वो परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड या जो भी आप प्लेन आप यूज कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर हो, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको और अच्छी तरीके से समझाता हूं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, एक वायर का रेक्टेंगल बना हुआ है, ये करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में ऐसा। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं कॉर्नर्स का A B
सी डी। ठीक है, अब इसके वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है कि चारों ओर कैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट हो रही है। तो सबसे पहले देखिए हम ए से बी वाला वायर देखते हैं। ए से बी वाला जो वायर है यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हम राइट हैंड रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो इस तरीके से देखिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और यहाँ पे अंदर जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस बनेगा ए बी वायर के वजह से, और यहाँ पे हम सर्कल और डॉट से दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और यहाँ पे अंदर जा रही है। अब हम बी से सी वाला वायर देखेंगे, यहाँ हम अपने थंब को बी से सी के डायरेक्शन में रखेंगे और फिर ऐसे हाथ को फोल्ड करेंगे, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आता हुआ दिखेगा और यहाँ पे अंदर जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे भी आप कैसे बनाएंगे, यहाँ सर्कल और डॉट रहेगा और यहाँ पे आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सी से डी में आप देखिए, अंगूठे को नीचे की तरफ रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, सी से डी की तरफ ऐसा, और फिर हाथ को फोल्ड करेंगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी और फिर यहां से निकलेगी। तो इसको ऐसे दिखाएंगे आप। और डी से ए की बात करें तो यहां पे भी आप थंब को डी से ए की डायरेक्शन में रखेंगे, फिर हाथ को फोल्ड करेंगे तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता हुआ दिखेगा और यहां से बाहर आता हुआ। तो इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यहां हम क्या देख रहे हैं, हर एक आर्म के वजह से इस रेक्टेंगल में अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर जाता हुआ दिखेगा और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि सभी वायर के वजह से जो इस लूप के अंदर है, जो सारी जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर जा रही है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाती है, साउथ पोल में जाती है। तो यहाँ पे ये एक साउथ पोल बन जाता है। ये लूप देखिए, यहाँ पे भी लूप में एक साउथ पोल बन जाता है, क्योंकि सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, इसीलिए ये साउथ पोल बन जाता है। अब ये जो हमने बनाया है वायर का शेप है रेक्टेंगल या स्क्वायर, या अगर सर्कल भी आप ले लें और डायरेक्शन ऑफ करंट यही रहेगा। ये कौन सा डायरेक्शन है, ए से बी सी डी ए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो यदि मैं अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल की जगह सर्कल भी बना दूं और करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ऐसा, तो यहां भी साउथ पोल बनेगा। इसके अंदर सारी मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी और बाहर से निकलेंगी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जब भी डायरेक्शन होगा करंट का किसी लूप में, तो उसके बीच में एक साउथ पोल जनरेट हो जाता है। और इसका अपोजिट होगा यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे। तो उसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक और रेक्टेंगुलर वायर है। अब यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। ए और बी के बीच, बी से ए की तरफ करंट जा रहा है, तो हम अपने राइट हैंड थंब को बी से ए की तरफ रखेंगे नीचे और फिर हाथ को फोल्ड करेंगे, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी और यहां से बाहर निकलेगी। तो इसके लिए आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस बार बाहर क्रॉस बनाएंगे और अंदर आप सर्कल बना लेंगे। ठीक है, अब सी से बी की में देखिए, सी से बी में जा रहा है करंट, तो अंगूठे को सी से बी के डायरेक्शन में आपने रखा और फिर फोल्ड करेंगे, तो हाथ आपका यहां जा रहा है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी और यहां से निकलेगी। तो फिर यहां भी क्रॉस बनाएंगे आप और अंदर बनाएंगे सर्कल डॉट। डी से सी में करंट जा रहा है, तो डी से सी में आप अपने अंगूठे को रखेंगे, फिर फोल्ड करेंगे, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती हुई दिखेगी और यहाँ अंदर जाती हुई दिखेगी। तो यहाँ आप ऐसा बनाएंगे सर्कल डॉट और बाहर क्रॉस। ए से डी में भी आप अंगूठे को ऐसा रखेंगे ए से डी के डायरेक्शन में, फिर फोल्ड करेंगे हाथ, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता हुआ दिखेगा और यहाँ अंदर जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ भी आप ऐसे ही बनाएंगे और नीचे क्रॉस। तो क्या देख रहे हैं, चारों आर्म के वजह से बीच में जो है मैग्नेटिक फील्ड आपको बाहर आते हुए दिख रही है। तो इसका मतलब है यहां क्रिएट हो जाएगा एक नॉर्थ पोल। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन यहाँ क्या है, ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो लूप में एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएंगी। और ये रेक्टेंगुलर लूप है। यदि आप एक सर्कुलर लूप भी लें, तो मान लेते हैं ये एक सर्कल हमने ले लिया और करंट का डायरेक्शन इसमें एंटी क्लॉकवाइज है इस बार, तो यहाँ पे जो जनरेट होगा इसमें भी बीच में नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बात ध्यान रखेंगे, यदि क्लॉकवाइज करंट तो साउथ पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट तो नॉर्थ पोल बनेगा।
तो ये समझ में आ गया। तो अब हम करेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन और उसके ऊपर बेस्ड हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एक स्क्वायर लूप है, हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए, और करंट है यहाँ पे आई। ये जो स्क्वायर है इसका साइड का लेंथ है 2a, 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 तो सारे साइड इक्वल है, इसमें स्क्वायर है। आपको ये बताना है इस स्क्वायर के सेंटर पे, ठीक है, इस स्क्वायर के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहली बात डायरेक्शन का हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया, ये जो डायरेक्शन है करंट का कैसा है, ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मतलब इस लूप के अंदर यहाँ पे क्या जनरेट होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउथ पोल जनरेट होता है। मतलब सेंटर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोर्ड और इनसाइड द बोर्ड होगा। तो डायरेक्शन तो क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड होगा। अब रही बात मैग्नीट्यूड की, अब मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो उसके लिए हमने एक डेरिवेशन किया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और उसमें हमने एक फॉर्मूला लिखा था B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन A और ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमने डिराइव किया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप देख लेना, वो पिछले वीडियो में हमने इसको डिराइव भी किया था। और ये जो फॉर्मूला है इसमें ए तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, आई तो है करंट, और फाई 1 और फाई 2 है जो वायर के एंड पॉइंट से जो एंगल बनता है पॉइंट पी का, पॉइंट पी से, उसको हम फाई 1 और फाई 2 लेते हैं। अब इसका एप्लीकेशन हम यहाँ कैसे करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक आर्म लेंगे इस स्क्वायर का और उसके वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सबसे पहले, फिर दूसरे आर्म के वजह से निकालेंगे, फिर तीसरे आर्म के वजह से, फिर चौथे आर्म के वजह से, और चारों को फिर हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ए बी वायर देखते हैं। ए बी वायर है, इसकी वजह से ये सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इस पॉइंट से, सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर से आप एक स्ट्रेट लाइन खींचें, ये, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ a होगी, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर, साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 2a, तो सेंटर से लेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है इस फार्मूले में, यहाँ भी a ही है। ठीक है, तो इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं। अब रही बात करंट, तो इसमें से I फ्लो हो रहा है, I तो I ही रहेगा। अब आपको फाई 1 और फाई 2 निकालना होगा। अब फाई 1 और फाई 2 क्या हो गया, देखिए इस पॉइंट से आप B पॉइंट को आप जोड़ेंगे और इस पॉइंट से आप A पॉइंट को जोड़ेंगे, तो जो ये वाला एंगल है, डेरिवेशन आप रेफर कर लेना, ये वाला जो एंगल है ये होता है फाई 2 और ये नीचे वाला एंगल होता है फाई 1। ऊपर वाला एंगल होता है फाई 2 और नीचे वाला एंगल होता है फाई 1। अब देखिए ये कितना होगा ये, तो इसको समझने के लिए क्या करें, ये जो B से सेंटर तक लाइन आई इसको पीछे एक्सटेंड कर दें आप D तक, तो ये क्या बन जाएगा, ये BD डायगोनल बन जाएगा। वैसे ही A से सेंटर तक जो लाइन आई है इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये C में जाके मिलेगा और ये AC डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, अब ये डायगोनल किसका है, स्क्वायर का है, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो इसका मतलब ये दो डायगोनल है परपेंडिकुलर होंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा एंगल है फाई 1 और फाई 2 मिला के होगा 90 डिग्री। ठीक है, इसका सारे एंगल, ये भी 90, ये भी 90, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं जो डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि ये 90 डिग्री है, और ये क्या है, ये सेंटर से ये लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है दिस इज गोइंग फ्रॉम द सेंटर और दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये जो डायगोनल के वजह से जो दो एंगल बना है, ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी, और इस वजह से ये फाई 1 और फाई 2 क्या हो जाएंगे, ये 90 के हाफ हाफ हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है जो फाई 1 है वो फाई 2 के इक्वल होगा,
एंड इट विल बी 45 डिग्री। यानी φ1 और φ2 ये दोनों ही एंगल आप सिमेट्री से भी देख सकते हैं, φ1 और φ2 ये क्या हो जाएंगे, ये 45 डिग्री हो जाएंगे। अगर ये 45 डिग्री हो गए तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम निकालेंगे अभी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, इसको B1 कह देते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी इट इज B1 एंड इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर I अपॉन A तो ऐसे ही है, फिर साइन 45 प्लस साइन 45 डिग्री और B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A। अब देखिए साइन 45 क्या होता है, दिस इज 1/√2, 1/√2 1/√2 को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 2/√2। अब ये √2 और 2 को ब्रेक कर सकते हैं आप, √2 इंटू √2 में तो एक √2 कट जाएगा। तो अब यही चीज जो है ये क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू √2I अपॉन A, ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है AB वायर के वजह से सेंटर पे इतनी होगी। अब हम क्या करेंगे, BC वायर के वजह से निकालेंगे। अब BC वायर के वजह से भी सेंटर से जो BC वायर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो A ही होगा। BC वायर में करंट I फ्लो हो रही है और यहाँ से भी ये जो दो एंगल बनेगा, यहाँ से आप ये और ये भी 45 और ये भी 45 डिग्री बनेगा। तो BC वायर के वजह से भी सारे वैल्यूज उतनी ही हैं जितना AC वायर के वजह से हमने निकाला था, इसलिए BC वायर के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि A भी उतना ही है, एंगल भी उतनी है, तो वो उतना ही होगा। अब ऐसे ही CD वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी और DA वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी। यानी चारों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ रहा है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सिंपली आप इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसको B बोल देते हैं, आप इसमें सिंपली 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4√2I बाई A। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। सेंटर ऑफ द स्क्वायर में ये मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड गोइंग इनसाइड द बोर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि करंट की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में तो करंट की वैल्यू लिख देना, अगर लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर दिया होगा तो A की वैल्यू आप निकाल के लिख सकते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 4√2, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करना है। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे इसी तरह का, यहाँ पे हमने लिया था स्क्वायर, अब अगले केस में हम लेंगे एक ट्राइंगल। अब ये देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ ABC एक ट्राइंगल है और ये कैसा ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसमें से करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर और इसका साइड का लेंथ है 2 मीटर। तो आपको पता करना है कि इस सर्कल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पूरे सर्कल के वजह से, सॉरी ट्राइंगल की वजह से, ठीक है। तो यहाँ हम जैसे पिछले केस में किए थे वैसे ही करेंगे, पहले एक साइड की वजह से निकालेंगे, फिर दूसरे और तीसरे साइड की वजह से निकाल के सबको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ भी देखिए जो करंट का डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब सेंटर पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड इनसाइड द बोर्ड, ये तो क्लियर है। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साइड की वजह से निकाल लेते हैं। तो अब ये बात ध्यान रखेंगे, जो सर्कल का सेंटर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो उसका सेंट्रॉइड भी होता है। तो सेंट्रॉइड की आपको प्रॉपर्टी पता है, यहां से एक सीधी लाइन खींचेंगे आप, तो यहां पे एक इस पॉइंट पे होगा, ये जो पॉइंट है ये मीडियन, ये जो लाइन है एल्टीट्यूड भी है मीडियन भी है, और इसमें ये जो लाइन है यहां से यहां ये 2:1 रेशियो में डिवाइड होती है सेंट्रॉइड के द्वारा। तो ये सेंट्रॉइड है, तो इस पॉइंट को मैं O बोल रहा हूं, दिस सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल आल्सो। तो अब आपको क्या करना है, यहां से यहां का डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ध्यान रखना। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो है ये एंगल को हम जोड़ेंगे, ये लाइन को जोड़ेंगे और ये लाइन को जोड़ेंगे,
तो ये बनेगा φ1 और ये बनेगा φ2। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये जो लाइन खींची है ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है, और ये जो सेंट्रॉइड से अगर आप जोड़ते हैं किसी भी वर्टेक्स को तो वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तो ये एंगल हो जाएगा 30, दिस एंगल इज 30। अगर ये एंगल 30 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, वैसे ही ये भी 60 हो जाएगा। मतलब इस केस में ये जो φ1 φ2 है ये तो 60 है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले फॉर्मूला लिख लें, जो b है दिस इज μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए ब्रैकेट में साइन φ1 प्लस साइन φ2, यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा स्ट्रेट लाइन के जो वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब यहाँ पे आपको φ1 और φ2 निकल गया है, φ1 इज इक्वल टू φ2, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये तो हमको पता चल गया। अब जो a है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, इसको बस आपको निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं एक अलग डायग्राम बना लेता हूँ। ये फिर से मैंने वही ट्राइंगल बना लिया है, ये a, ये b और ये c, और ये पूरा लेंथ जो है साइड, तीनों साइड इक्वल है, 2 मीटर का है। यदि यहाँ पे एक मैं अल्टीट्यूड ड्रॉप करूँगा, ये मीडियन भी हो जाएगा, तो ये 1 मीटर और ये 1 मीटर में डिवाइड हो जाएगा, और ये पॉइंट को हम बोल देते हैं d, और यहाँ पे ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। अगर ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो इसकी लेंथ को हम ऐसे भी मान सकते हैं, लेट्स से इट इज 2x और इसको मान लेते हैं x। तो यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी होगी, ये होगी सिंपली x। अब ये देखिए, ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये ट्राइंगल BDC, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। ये साइड है 1 मीटर, B से D कितना हो जाएगा, 2x प्लस x 3x हो जाएगा, और BC वाला साइड है 2 मीटर, सारे साइड इसके 2 मीटर के हैं। तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। BC हाइपोटेनियस है तो BC स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर एंड DC स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 1, इसको यहाँ ला के माइनस करेंगे तो ये 3 इक्वल टू 9x स्क्वायर, और ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली 1/√3। तो x की जो वैल्यू आ रही है दिस इज एक्चुअली ये वाला डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमको a मिल गया एंड दिस इज इक्वल टू 1/√3 मीटर। अब हमको सारी वैल्यू पता है, करंट भी इसमें 2 एम्पियर है, I है ना, इसको भी लिख देते हैं, I भी है 2 एम्पियर। तो बस ये वैल्यू इस फॉर्मूले में रखो और आपका आंसर आ जाएगा। तो B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई की हम वैल्यू रखते हैं 10⁻⁻⁷, I है 2 एम्पियर और A है 1/√3। तो 1/√3 यहाँ लिखेंगे तो √3 ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में, तो √3 हमने सिंपली ऊपर लिख दिया। फिर ब्रैकेट में sin 60 प्लस sin 60, ठीक है, और 10⁻⁻⁷ टू √3। अब sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे आप तो 2 × √3/2 हो जाएगा, √3/2 √3/2 2 × √3/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, अब क्या बच गया, 2 तो ऐसे ही रहेगा और √3 एंड √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएंगे, तो 2 3 जा हो गया 6, तो दिस इज 6 × 10⁻⁷ टेस्ला। देखिए मैग्नेटिक फील्ड है एंड दिस इज टेस्ला, इसकी यूनिट टेस्ला होती है। तो ये मैग्नीट्यूड है 6 × 10⁻⁷, और डायरेक्शन क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड इनसाइड द बोर्ड, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। अच्छा सॉरी, अभी तो नहीं हुआ, हमने केवल AC वायर की वजह से निकाला है, हमको तीनों वायर की वजह से निकालना है। तो तीनों आर्म की वजह से AB
BC और AC तीनों की वजह से निकालना है, तो AB वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा, क्योंकि इसमें भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ 1/√3 ही होगा, और इसमें भी आप φ1 और φ2 देखेंगे सिमेट्री से, तो यहाँ भी 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसके वजह से भी इतनी मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से भी इतने मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू B इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में तो हो गया 18 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। तो ये फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए, चाहे स्क्वायर हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो केवल एक का निकाल लेंगे और बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है इसी के साथ। अब हम करेंगे इसका एक एग्जांपल और लेंगे, इस बार हम लेंगे हेक्सागोन, ठीक है। यदि एक जो वायर है अगर हेक्सागोन का शेप है तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हेक्सागोन का। अब ये देखिए हमारे पास एक हेक्सागोन है और इसमें भी करंट जो फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, A से B, B से C, C से D, D से E एंड E से F, ठीक है। इसके 6 साइड्स हैं और हर साइड का जो लेंथ है वो दिया हुआ है यहाँ पे L, और इस हेक्सागोन के सेंटर पे आपको पता करना है कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन का तो खैर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज करंट में हमेशा साउथ पोल बनता है, तो यहाँ पे इनसाइड द दिस बोर्ड और परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब रही बात मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो सबसे पहले आप एक आर्म की वजह से निकालेंगे, फिर बाकी आर्म की वजह से निकाल के उसको आपको जोड़ देना है। तो सभी आर्म की वजह से सेम आएगा, तो एक आर्म का निकाल लीजिए, फिर उसको मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आर्म AB लेते हैं और इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा हम वो पता करेंगे। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं B से और A से, इस पॉइंट को सेंटर को हम जोड़ देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए ये हेक्सागोन की प्रॉपर्टी होती है, जो लेंथ AB का होगा सेंटर पे जोड़ने पे वही लेंथ ये और इसका होगा। इस पॉइंट को हम अगर O बोल देते हैं तो BO का भी लेंथ कितना होगा, L होगा, इसका भी लेंथ L और इसका भी लेंथ L, ठीक है। ये हेक्सागोन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है, तो इस पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो ये इसका एल्टीट्यूड हुआ। तो ये हमें पता करना होगा, एक तो एल्टीट्यूड और दूसरी रह गई बात ये एंगल φ1 और ये φ2 होगा, ठीक है। तो φ1 और φ2 तो ईजी है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एंगल इसका 60 डिग्री होगा, और ये जो है एल्टीट्यूड और मीडियन ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो φ1 और φ2 तो यहाँ हो गया 30। तो हमें इसको तो फाइंड नहीं करना है, φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, φ1 φ2 30 डिग्री है, केवल हमें यहाँ से यहाँ का ये परपेंडिकुलर लेंथ पता करना है ये कितना होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करें, तो देखिए यहाँ हम यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से यहाँ की लेंथ पता करनी है, ये हमको पता है ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे जो एंगल है ये पता करना है। मान लेते हैं इसको मैं लिख लेता हूँ, लेट्स से दिस इज फाई, ठीक है। ये एंगल मुझे सॉरी तो पता है, सॉरी ये 30 डिग्री है, ये 30 है, ठीक है। मुझे ये लेंथ पता करना है यहाँ से यहाँ की, ये लेंथ को मैं लिख देता हूँ A, ठीक है। यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है वो लेंथ है A, ये मुझे पता करना है। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें और यहाँ पे हम लगाएं tan 30, ठीक है, tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और ये कितना होगा, ये होगा L/2, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ L है और ये जो पॉइंट है ये जो है मीडियन है, इसलिए यहाँ से यहाँ ये L/2 और यहाँ से यहाँ भी ये L/2 होगा। तो 30 डिग्री तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी L/2 अपॉन A, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इट इज इक्वल टू L/2A, ऐसा हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो, 2A इज इक्वल टू √3L और A इज इक्वल टू
√3l/2, ये a की वैल्यू आ गई। तो अब आपको a की वैल्यू पता है, phi 1 phi 2 की वैल्यू पता है, बस फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है एक बार लिख लेते हैं, b = μ0/4π × I/a। i तो यहाँ i ही है, और जो a है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जिसका वैल्यू हमने निकाला है √3l/2। तो a की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो √3l, और जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा। फिर ब्रैकेट में sin 30, यहाँ पे 30 है, sin 30 प्लस sin 30, तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब sin 30 की वैल्यु आपको पता है, sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, हाफ और हाफ को जोड़ेंगे तो 1 हो जाता है। तो जो b रह जाएगा दिस इज μ0/4π, और ये हो गया 2I/√3l। तो ये देखिए, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा इन टेस्ला, और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड एंड इनसाइड द बोर्ड। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अभी तो ये हमने निकाला केवल ए बी की वजह से, तो पूरे 6 आर्म की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसमें आपको केवल 6 मल्टीप्लाई कर देना है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा B = 6, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं μ0/4π, फिर 2I/√3l। अब 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, और 3 को भी √3 × √3 करके लिख सकते हैं आप। ये इसलिए किया ताकि नीचे का एक रूट हट जाएगा, तो जो फाइनल वैल्यू है b = μ0/4π × 2 × 2 4, और ये √3, यानी 4√3 और I/ नीचे केवल l रह जाएगा। तो ये देखिए, ये जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, ये फाइनल वैल्यू है एट द सेंटर ऑफ दिस हेक्सागन। ठीक है, तो ये समझ में आया अब आपको। तो इसी तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। तो आज के लेक्चर के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज आज के लिए हम ये लेक्चर को यहीं एंड करेंगे। इसको फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।